हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। देखो, इलेक्ट्रिक करंट ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। देखो, विद्युत धारा, इससे पहले जब हमने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए थे, उन दोनों चैप्टर के बारे में अगर विचार करें, देखो बात चलती है आवेश से। आपने जब चैप्टर नंबर आप 1 पढ़ रहे थे तब वहां आवेश का जो वेग देखा था आपने, वेलोसिटी, वो कितनी देखने को मिली थी? 0। और वहां हमने एक क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। और स्थिर वैद्युत की के अंदर हमारे 2 चैप्टर आए थे, एक अध्याय 1 और एक अध्याय 2। सही है, जहां हमने ओनली आवेश स्थिर अवस्था में, दोनों चैप्टर में आवेश गति नहीं कर रहा था। जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 3 आया, अब जो यहां आवेश है, अब आवेश का जो वेग है v, उसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। अब उसका वेग 0 नहीं है, उसका वेग, अब उसके पास कुछ ना कुछ वेग है, और वो वेग कौन सा है? नियत वेग है, नियत वेग। यानी इस चैप्टर में आपका आवेश एक नियत वेग से गति करने वाला है। तो उसी से संबंधित हम बात करते हैं विद्युत धारा। तो स्टार्ट करते हैं, विद्युत धारा क्या होती है? देखो, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आपने 10th क्लास में भी ये चीज पढ़ी होगी, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो समझो, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब आवेश आपका गति करता है तो उसकी दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। दर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ दर जो वर्ड है ना, दर, अभी समझेंगे, बात हुई डीपली करके समझे, टेंशन ना लो। जो ये दर वर्ड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो सुनो, इसको और भाषा में समझो और अच्छी लैंग्वेज में समझो। आपके पास क्या, एक चालक तार है बाबू, आपके पास एक चालक तार है। चलो एक चालक तार बना लेते हैं। आपके पास ये चालक है और मान लेते हैं इस चालक के किसी भी बिंदु पर 10 सेकंड में 50 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो क्या यह विद्युत धारा होगी? नहीं सर, विद्युत धारा होती है 1 सेकंड में। 10 सेकंड में कितना जा रहा है? 50 कूलाम का आवेश। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 50/10 कूलाम पर सेकंड, यानी इक्वल टू कितना आएगा? 5 कूलाम पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितना आवेश जा रहा होगा? 5 कूलाम। समझ पा रहे हो? तो इस चालक के किसी भी बिंदु पर अगर 1 सेकंड में एकांक समय में जो भी आवेश गुजरेगा, वो आवेश 5 कूलाम का भी हो सकता है, वो आवेश 10 कूलाम का भी हो सकता है, वो आवेश 50 कूलाम का भी हो सकता है, परंतु एकांक समय में गुजरना चाहिए। और एकांक समय में जो भी आवेश गुजरेगा वही आपकी क्या होगी? विद्युत धारा होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगा। और एकांक समय को, 1 सेकंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दर के नाम से जानते हैं। ये जब परिभाषा में होता है आवेश के प्रवाह की दर, मतलब 1 सेकंड में कितना आवेश गुजर रहा है,
इसको और करके लिख लो सही तरीके से। किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यहां तक क्लियर होगा? बस एकांक समय में वो आवेश गुजरना चाहिए, राइट। चलो मान लो कि माना कि चालक में किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो तब विद्युत धारा कितनी आएगी बच्चों? तो तब विद्युत धारा कितनी आएगी? इसको हटा देता हूं मैं, इस चीज को हटा देते हैं। तब विद्युत धारा कितनी आएगी? तो विद्युत धारा कैसे निकली? जब हमने आवेश को समय से क्या करा? भाग करा, जब तो हमें 1 सेकंड की देखने को मिली। यानी विद्युत धारा का फार्मूला हो जाएगा आवेश बटा समय, या बोले तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यस या नो? और आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है आवेश का क्वांटीकरण। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। तो यहां से क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां से एन ई अपॉन टी, ये एक चीज देखने को मिलती है। चलो ये दोनों फार्मूले अपनी कॉपी में नोट करो, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। चलो इसकी सोल्व लो यहां तक। अब आप चेक करो विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, चलो कितना होता है और क्या होता है? चलो विद्युत धारा का एसआई मात्रक चेक करो। अभी आपने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन टी। यस, Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि बोले तो कूलाम पर सेकेंड, या सेकेंड को ऊपर ले जाओ कूलाम सेकेंड इनवर्स। यानी विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होने वाला है वो कौन जाएगा? कूलाम पर सेकेंड। और इसका हमने एक नाम रख रखा है, क्या नाम रख रखा है? एम्पियर। क्या नाम रख रखा है? एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? एम्पियर। या कूलाम पर सेकेंड बोल लो या एम्पियर बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं एक एम्पियर की परिभाषा कितनी होती है। एक एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा। चलो अभी आपने पढ़ा है कि एम्पियर कैसे निकलता है? कूलाम पर सेकंड से। यस या नो? कूलाम पर सेकंड से एक एम्पियर निकलता है। अगर आपके पास कोई चालक है, अगर आपके पास कोई चालक है बच्चों, यहां बनाते हैं, अगर आपके पास कोई चालक है, ठीक है, इसके अगर 1 सेकंड में
अगर एक सेकंड में अगर इसमें से एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो, एक चालक के अंदर अगर एक सेकंड में अगर एक कूलाम आवेश प्रवाहित होगा तो चालक के अंदर जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 1 एम्पियर का आएगा। लो, यानी किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक समय में गुजरने वाला अगर आवेश अगर 1 कूलाम होगा तो उस चालक के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो 1 एम्पियर होगी। सही है, बस शर्त ये है कि एक सेकंड में एक आना चाहिए। चलो इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर लो, नीचे कर लो, क्या यहाँ ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलो, किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक समय में गुजरने वाला आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तब उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है ना। चलो, अब बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है। विद्युत धारा की दिशा, चलो इस पे विचार करो। देखो, विद्युत धारा की दिशा हमने दो तरीके से बता रखी है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? मान लो आपके पास कोई परिपथ है, आपके पास कोई परिपथ है, आपके पास कोई परिपथ है वो, इस परिपथ के अंदर आपने कोई सेल या बेटी लगा रखी है। इस परिपथ के अंदर आपने कोई सेल या बेटी लगा रखी है। आपके पास कोई परिपथ है जहां आपने बल्ब कनेक्ट कर रखा है और इसके अंदर आपने कोई सेल या बैटरी लगा रखी है। ठीक है, ये बैटरी हो गई और एक पॉजिटिव एक निगेटिव दिखाता है तो वो सेल होता है। ठीक है ना, ये 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है। ये कुंजी होगी आपकी। जैसे आप की दबाओगे तो करंट जो निकलेगा वो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से निकलेगा, फिर ये बल्ब जल जाएगा और कहां होता जाएगा, ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। तो एक तो दिशा हम करंट की दिखाते हैं कि किसी परिपथ में बैटरी या सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। एक तो हम ये बता सकते हैं। सही है, तो इस बात को लिख दो, किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बैटरी या सेल लिख लेना, ठीक है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। नल की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। ऐसा लिखना बस, ठीक है ना। चलो यार, दूसरा कैसे बोल सकते हैं हम, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं या ऊपर कर लो, तो यहां कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा कैसे बोल सकते हैं
आपके पास कोई चालक है, कोई चालक है वो, चलो चालक बनाओ। आपके पास कोई चालक है, सही है। चलो, इस चालक से आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव है, ये ठीक है ना। इस चालक से आपने कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, तो या तो आप बैटरी के तरीके से दिखा लो, पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव की तरफ जाएगा, या दूसरा आप दिमाग लगाओ कि निगेटिव टर्मिनल है, तो निगेटिव टर्मिनल कहां होगा, मान लेते हैं निगेटिव टर्मिनल आपका ये एरिया और पॉजिटिव टर्मिनल आपका ये एरिया। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, ये बात आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, निगेटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति होने वाली है वो इस टाइप से होने वाली है, और विद्युत धारा कैसे जा रही है आपकी, इस टाइप से। विद्युत धारा कैसे जा रही है आपकी, इस टाइप से। तो दूसरा बोल सकते हैं कि चालक के इलेक्ट्रॉनों की दिशा के जो विपरीत किसकी दिशा मानी जाती है, विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। दूसरा हम इस तरीके से बोल सकते हैं, यस या नो बताओ, हाँ या ना, सही है। तो दूसरा लिख दो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। चलो, यहां तक का स्क्रीनशॉट है, फिर आगे बात करें, ठीक है। चलो, अब आप देखते हैं विद्युत धारा का कारण क्या होता है। अगला पॉइंट आप चेक कर रहे हो, विद्युत धारा का कारण। देखो, विद्युत धारा का कारण दो तरीके से होता है, वो आपको बता दूं। एक तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब सर कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में जब मैं अपवहन वेग पढ़ाऊंगा ना आपको, इसका एक टॉपिक है अपवहन वेग, तो वहां मैं आपको बहुत डीपली करके बताऊंगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है ना। अभी के लिए समझ लो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है होते हैं वो चालक के अंदर होते हैं, ठीक है। चलो, या दूसरा होता है मुक्त आयन। चलो, यानी कि विद्युत धारा का जो कारण होता है वो दो होते हैं, एक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है मुक्त आयन, सही है। यानी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होने चाहिए एकदम। और तुम्हें पता है चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर तुम्हें विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करे तो वो किस तरह की गति करते हैं पता है। ये तो यहाँ तो मैंने चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, अगर चालक के अंदर ऊपर विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते तो किस तरह की गति करते हैं पता है, यादृच्छिक गति, जिगजैग मोशन करते हैं, ऐसे होता है, इस टाइप से घूमता है, ठीक है। एक तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए। दूसरा होता है मुक्त आयन। मुक्त आयन का क्या मतलब है सर, आप एक काम करो, एक नमक का डब्बा लो अपने घर का, उसमें दोनों तारे से लगा दो और नमक निकाल लो, करंट प्रोड्यूस नहीं होने का, ये मेरी शर्त की बात। क्यों नहीं होने, क्योंकि यहाँ Na और Cl के आयन बंधे हुए हैं,
NaCl Na प्लस और Cl माइनस आपस में क्या है, बंधा हुआ है, आयन फ्री नहीं है, आयन फ्री नहीं है तो करंट प्रोड्यूस नहीं होने का। अगर वहीं आप इसका विलयन बना लो, अगर वहीं आप इसका एक विलयन बना लो और विलयन बना के अब इसके अंदर से करंट प्रोड्यूस करो, अब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करो, दो तार लगा के सर्किट में, ऐसा आप दो तार लगा दो, सही है। अब यहां से आप करंट लो और फिर चेक करना क्या होगा आपके साथ। अब यहां करंट प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि यहां आयन क्या हो गया, अब जा Na प्लस और Cl माइनस, आयन क्या हो गया, अब जा फ्री हो गए, मुक्त आयन है तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दो कारण याद कर लेना, एक कौन सा होता है, एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है मुक्त आयन, ये दोनों चीज अपने माइंड में रखना, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। अब बात करते हैं विद्युत धारा किस प्रकार की राशि की राशि। चलो आपको पता है राशि दो प्रकार की होती है, एक सदिश और एक अदिश, आपने ये चीज अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, मैं मानता हूं इस बात को। आपने ये भी पढ़ रखा है सर, हमने सदिश और अदिश में दो बात विचार अच्छे तरीके से कर रखे, सदिश और अदिश में हमने दो चीज अच्छे तरीके से जान रखी है। अदिश वो है जिस पर केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, यस या नो। और सदिश वो है सर जिस पर परिमाण दूसरा दिशा होती है। तो विद्युत धारा की अगर मैं बात करूं तो विद्युत धारा पे दिशा भी है, यहां मैंने दिशा की बात करी थी, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल हो, और परिमाण भी होगा 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, यानी विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा दोनों है। तो विद्युत धारा कौन सी होनी चाहिए, सदिश राशि। परंतु वास्तव में विद्युत धारा कौन सी राशि होती है पता है आपको, विद्युत धारा होती है अदिश राशि। कौन सी राशि होती है मेरे प्यारे बच्चों, अदिश राशि। अब मन में विचार आता होगा ऐसा क्यों। तो जब आप छोटे थे ना, जब छोटे नन्हे मुन्ने थे, तब तो आपको ये बताया जाता है कि सदिश क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होती है। पर आप नालायक हो, आपको 11वीं क्लास में एक चीज और पढ़ाई जाती है, सदिश हम तीन तरीके से बताते हैं, एक होती है सदिश योग के नियम की पालना, नियम की पालना, अगर ये तीनों चीज है तभी आपकी राशि क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। मन में विचार आएगा सदिश योग के नियम का पालना क्या है सर, समझो इस बात। देखो सुनो, आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स पर दो महारथी बल लगा रहे हैं, एक महारथी अपनी तरफ को लगा रहा है इसको पकड़ के, और दूसरा महारथी इसको अपनी तरफ से बल लगा रहा है, आधा पकड़ा दो रस्सी, ठीक है ना। ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है विपरीत दिशा में। तो इस पर नेट बल कितना होना चाहिए सर, विपरीत दिशा में लगा रहा है तो आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ा रखी है, तो नेट बल क्या होना चाहिए सर, अगर नेट फोर्स अगर मैं चेक करूं यहाँ तो सर नेट फोर्स कितनी निकल के आनी चाहिए, 0 निकल के आनी चाहिए, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं आपको उसी प्रकार से एक मिनट रुको, एक मिनट, चलो जी आप थोड़ा ऊपर चलो भैया, यहाँ ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं एक तार लगाऊं, मैंने क्या कर दिया, एक वायर लगा दिया,
और एक वायर से मैंने करंट भेजा और एक बल्ब लगा दिया मैंने यहाँ और एक बल्ब मैंने लगा दिया यहाँ, सही है। और मैंने करंट भेजा 10 एम्पियर का इस तार से, तो इस पॉइंट पे आके करंट दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं 5 एम्पियर, यहाँ मान लेते हैं 5। तो यहाँ करंट परिमाण में इक्वल है, दिशा में विपरीत है, तो नेट कितना निकल के आना चाहिए था? 0 निकल के आना चाहिए था। और जब नेट 0 होना चाहिए था तो बल्ब यहाँ भी नहीं जलना चाहिए था, बल्ब यहाँ भी नहीं जलना चाहिए था। और हम चेक करते हैं कि बल्ब यहाँ भी जलता है और बल्ब यहाँ भी जलता है। तो उस प्रकार से ये जो राशि है ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रही है। तो जब ये नहीं कर रही है तो ये दो चीज तो इसके पास है, परंतु इस चीज की पालना ये कर नहीं रही है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। चलो अब बात करेंगे विद्युत धारा का मापन क्या होता है। विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? विद्युत धारा का मापन। तो विद्युत धारा का मापन अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का मापन हम दो तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं हम एमीटर से, एक तो करते हैं हम एमीटर से, और दूसरा हम करते हैं गैल्वेनोमीटर से। एक होता है एमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। सर क्या चीज है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, आपको मैं चीज दिखाता हूँ। ये दोनों देखो, ये तो हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। और एमीटर भी दिखा रहे हैं आपको। एमीटर भी दिखा रहे हैं आपको। ये होता है आपका एमीटर। चलो ये दो चीज होती है आपके पास, गैल्वेनोमीटर और एमीटर, ठीक है ना। देखो समझो बात, इन दो से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा का मापन करते हैं। उच्च धारा का मापन इससे किया जाता है और निम्न धारा का मापन इससे किया जाता है। सही बात है, गैल्वेनोमीटर। इसमें एक चीज सोचने वाली बात है, इसमें जो एमीटर में जो जीरो होता है वो साइड में होता है, और गैल्वेनोमीटर में जो जीरो होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। एक बात आपके माइंड में ये होनी चाहिए, एमीटर में आपको जीरो साइड में दिखाना होता है और गैल्वेनोमीटर में जीरो आपको बीच में दिखाना होता है। गैल्वेनोमीटर में जीरो बीच में होता है। चलो जब भी हम अगर मापन करते हैं तो गैल्वेनोमीटर या एमीटर दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मापन करते समय एमीटर या गैल्वेनोमीटर दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस टाइप से? समझो बात, देखो आपके पास ये बल्ब है और इस बल्ब से आपके दो तार निकल रहे होंगे। हाँ सर, दो तार निकल रहे होंगे, दिखा देते हैं उसको भी, एक मिनट रुको।
ये हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका सर्किट होगा यहां से, और इसी से आप क्या जोड़ दो, एक एमीटर जोड़ दो या गैल्वेनोमीटर जोड़ दो। हाँ सर, एमीटर गैल्वेनोमीटर कुछ भी जोड़ सकते हैं, ये जोड़ दिया। सर इसका भी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, वो इससे जोड़, राइट। और फिर आप एक बैटरी या एक सेल की सहायता से इसको क्या कर दो, कनेक्ट कर। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं इस टाइप से। चलो इसको चित्र में कैसे दिखाते हैं, और करके इसको दिखाते हैं हम इस टाइप से। ये आपका बल्ब, और इसे बीच में से लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देंगे एमीटर, और ये आपकी क्या होगी, प्लस और माइनस बैटरी, और ये क्या होगी, कुंजी आपकी। ठीक है, इस टाइप से हम इसको ऐसे परिपथ में ऐसे शो करते हैं, राइट। चलो अब आपसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक होता है आदर्श मीटर, एक होता है आदर्श एमीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। चलो अब मैं आपसे पूछूं कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, देखो आदर्श एमीटर वे मीटर होते हैं जो परिपथ में पूरी धारा को मापते हो। अगर इस सेल से अगर इस सेल से 50 एम्पियर की धारा निकल रही है तो एमीटर कितना मापना चाहिए, 50 एम्पियर। तो सर इस टाइप से तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मापन जब भी संभव हो सकता है जब विद्युत धारा के मान में कोई भी रुकावट ना हो, जब भी जाके पूरा नाप सकता है। अगर विद्युत धारा के मान में कुछ ना कुछ रुकावट आ गई तो ये एमीटर कम माप देगा, तो वो आदर्श एमीटर नहीं होने का। सर रुकावट का मतलब क्या है, प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होना चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना होता है, शून्य होता है। ये बात अपने माइंड में, सही पेपर में बहुत आता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बात करते हैं, अब बात करेंगे विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार दो प्रकार है बाबू, एक होती है औसत धारा और एक होती है तात्क्षणिक धारा। एक होती है औसत धारा, एक होती है औसत धारा, एवरेज करंट, और दूसरी होती है तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट। क्या मतलब है सर इन दोनों का। औसत धारा जो होती है ये एक समय अंतराल के लिए परिभाषित है, यह है धारा एक समय अंतराल के लिए परिभाषित है, लिए परिभाषित है। परि हाँ, परि मतलब जब टाइम बराबर 0 सेकंड से 10 सेकंड के बीच
अगर आपको धारा का मान बताना है तो यहाँ एक समय अंतराल दिया गया है, तो ये धारा किसके बीच में बताने वाली है? समय अंतराल के बीच में। ये धारा किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष के लिए, समय के लिए, ये क्षण विशेष समय के लिए परिभाषित है। परिभाषित, सही है? तो ठीक कर लो यार। चलो सर, मतलब इसमें एग्जैक्ट टाइम होता है, समय अंतराल क्या होता है? बिल्कुल 0 होता है। यहां अगर मैं बताऊं, अगर मैं आई इंस्टेंटेनियस निकाल लूं तो कैसे निकलेगी? लिमिट डेल टी कितना कर दो बाबू? 0, डेल क्यू अपॉन डेल टी, और जब डेल टी 0 हो जाएगा तो वो एक समय, फिक्स समय बताई जाएगी, डी क्यू अपॉन डी टी। और यहां आई एवरेज कैसे निकलता है? आई एवरेज कैसे निकलता है? आई एवरेज निकलता है डेल क्यू अपॉन डेल, या अर्थात Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T। यानी अगर 3 सेकंड में अगर हमें धारा बतानी है तो समय अंतराल बिल्कुल 0 हो गया, तो 3 सेकंड के लिए हम धारा कौन सी यूज करेंगे? ताक्षणिक धारा। फॉर्मूला होगा डी क्यू अपॉन डी टी। अगर 3 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में अगर हमें धारा बतानी है तो ये एक समय अंतराल के बारे में बात होगी, तो हम बात करेंगे औसत धारा आई एवरेज। तो जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था तो तब मैं आपको जब ये बता रहा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो मैंने यहाँ आपके लिए एक समय अंतराल के धारा मान ली थी। तो वहां कौन सी धारा माननी है? मैंने औसत धारा, ठीक है, औसत धारा मान के मैंने टॉपिक समझा दिया था आपको। चलो इसके लिए 2 क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? पहले इतना नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं, फिर बात करेंगे, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन देखो, आप क्या कह रहा है? यदि कि चालक में प्रवाहित आवेश का समीकरण Q इतना है, कूलाम है, तो ज्ञात कीजिए t बराबर 3 सेकंड पर ताक्षणिक धारा का मान, और t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड के अंतराल में औसत धारा का मान। देखो ये एक समय अंतराल आ गया और ये फिक्स आ गया, ठीक है ना? आपको जो दिया है पहले वो चेक कर लो। आपको दिया है, आपको दिया है आवेश और समय में संबंध दे रखा है, आवेश और समय में संबंध। क्या समीकरण दे रखा हो? Q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 कूलम। सही बात है वो। अब पर्सन से टाइम बराबर 3 सेकंड पर ताक्षणिक धारा निकालनी है, तो नंबर फर्स्ट में ताक्षणिक धारा के लिए मैंने आपको एक चीज बता रखी है, क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी, राइट? क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास? डी अपॉन डी टी, ऐसा का ऐसे ही, ये कितना है? 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। यस या नो? चलो यहाँ अवकलन करो। अवकलन आता है सब बच्चों करना? नहीं आता है तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, खासकर बायो वाले बच्चे। आई एन एस, चलो देखो, जब कभी चर के साथ अचर होता है ना तो उसका अपकलन नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है? चर के साथ अचर है, 2 को बाहर ले लो, 2d अपॉन डी टी, इसका होगा टी स्क्वायर, यहाँ 4 बाहर ले लो, d अपॉन डी टी, इसका होगा टी का, यहाँ 5 है, 5 के साथ कोई नहीं है तो d अपॉन डी टी, इसका होगा वो 5। चलो आगे चेक करो। एक फार्मूला होता है
डी अपॉन डी एक्स, और x की पावर n है तो फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। और एक और है डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वन। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, आई ताक्षणिक धारा इज इक्वल टू 2, पावर में 2 आगे आ जाएगा तो 2t, और 2 माइनस एक बचेगा, एक को लिखते नहीं है, dt अपॉन dt, dx अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 4 इंटू 1, कांस्टेंट वैल्यू आपका कितना होता है 0, तो यहां से कितना आएगा, ताक्षणिक धारा कितनी निकल के आएगी, आई एन एस इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, वो 2 दूनी 4, 4t, 4 एकम 4। और पर्सन से क्या पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, पर्सन से आपको t बराबर 3 सेकंड में पूछा गया है, t बराबर 3 सेकंड पर, तो यहाँ जहाँ t है वहां 3 पुट कर दो और प्लस 4, तो इक्वल टू कितना, 4 क्या 12 और 4 16, लो इतना करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। ताक्षणिक धारा इतनी है। अब औसत धारा निकालनी है दूसरा, चलो अगले पेज पे ले लो। औसत धारा, औसत धारा के लिए क्या बताया था मैंने, आई एवरेज के लिए डेल क्यू अपॉन डेल टी, या मैंने दूसरा बताया था आपको, परिवर्तन कैसे लिख सकते हो आप, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय T2 माइनस T, यस या नो बताओ। चलो अब टाइम बराबर कितने, टाइम बराबर 0 पर Q1 का मान निकाल लो, आपको जो समीकरण दे रखी है पहले वो चेक कर लो। देखो आपको Q इक्वल टू कितना दे रखा है, Q इक्वल टू चेक कर लो, Q इक्वल टू कितना है आपके पास, Q इक्वल टू है 2t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5, 2t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। और टाइम बराबर कितने पे चेक करना है, 1 सेकंड से 2 सेकंड पे, टाइम बराबर कितना है 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच, 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच। तो सबसे पहले हम चेक करें टाइम बराबर 0 सेकंड, यहां से मेरा T1 कितना है, वो T1 इक्वल टू 0 सेकंड पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ Q1 का मान चेक करो, 0 सेकंड में कितना आया Q1, तो जहाँ T है वहां 0 पुट कर दो, प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना है 5 गुना। अब टाइम बराबर किस पे, 2 सेकंड पे, Q2 चेक करो, तो जहां जहां T है वहां 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 और प्लस का 5, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 दूनी 8 और प्लस 5 ऐसा का ऐसा ही, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 5 कितना हो गया 21, कितना आ गया वो 21 आ गया, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 5 21, हाँ या ना। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें आई एवरेज चाहिए, आई एवरेज कैसे निकला, Q2 माइनस Q1, तो Q2 की वैल्यू कितनी है 21, माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है हमने निकाल ली है, Q1 निकाला है 5, अपॉन में T2 माइनस T1, तो T2 कितना था, बाद वाला समय कितना है 2 सेकंड, माइनस 0, इक्वल टू कितना आएगा, यहां से कटाओगे तो कितना बचेगा 16, अपॉन 2, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 8। ऐसा आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन लगा लेना है, ठीक है। तो आज इंट्रो में इतना ही, और हम कल आप पढ़ेंगे अपवाहन वेग के बारे में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम अपवाहन वेग के बारे में चर्चा करेंगे।